Hello everybody, this is your daily guidance program 2.0 for एसएससी जेई मेंस। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना पहला स्ट्रेटजी। आज 20 अक्टूबर है और 4 दिसंबर को आपका मेंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है। लगभग एक महीने से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपके पास है अपना मेंस की तैयारी करने के लिए। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए वो सब डिस्कस करेंगे। कौन सी बुक्स आपको यूज़ करनी है, कौन सी टेस्ट सीरीज़ आपको फॉलो करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कट ऑफ की बात करेंगे। ऑल्दो कट ऑफ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना डिस्कशन का पार्ट नहीं होना चाहिए। ये डिस्कशन का पार्ट तब होना चाहिए था अगर आपका मेंस कन्वेंशनल होता। तो आपको सोचना होता कि अगर एग्ज़ाम प्री का रिज़ल्ट आए बिना मैं मेंस की तैयारी स्टार्ट करने लगूँ, कन्वेंशनल पढ़ने लगूँ और बाद में पता चले कि मेरा प्री क्लियर ही नहीं हुआ है, तो बीच के वो जो 10-15 दिन है वो मेरे वेस्ट हो जाएंगे कन्वेंशनल में। उसकी जगह मैं ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकता था। ये दिमाग में चीज़ें पहले आती थी, लेकिन अब नहीं आनी चाहिए। कट ऑफ आप क्लियर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, क्योंकि कन्वेंशनल किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। एसएससी जेई के मेंस में भी होता था, अब वो नहीं पूछा जाता। ईएससी के कन्वेंशनल की तैयारी अलग ही होती है, वो इस डिस्कशन का पार्ट होगा ही नहीं। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेपर लगभग कंसेप्चुअल ही होगा। जैसे कि आपने देखा प्रीलिम्स भी ऐसा कोई फैक्ट बेस्ड नहीं था, कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर इन्वॉल्व थे, काफ़ी हद तक इन्वॉल्व थे। फैक्ट्स जो पहले पूछे गए थे पीछे पीवाईक्यूज़ में, वो ऐसा कोई ज़्यादा खास रिपीट नहीं हुए हैं। तो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, बेस स्ट्रॉन्ग होता है उन सब चीज़ों से जो उतनी याद करने वाली नहीं होती, जो फैक्ट्स होते हैं उनको अगर हटा दें, आप कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट भी ओवरऑल पढ़ लोगे, तो आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम कैसा भी आएगा, आपके एक कुछ मिनिमम मार्क्स आने लगेंगे। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उस बारे में बात करेंगे। कट ऑफ की बात फिर भी कर लेंगे कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। डीजीपी 2.0 मेंस का ये जो प्रोग्राम है, इसमें मैं आपके लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे कि आपने प्रीलिम्स का देखा था, प्रीलिम्स में मैंने आपको डेली गाइड किया था, आपको टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन हुआ था, हमारा बातें हुई थी, मैंने आपको डेली टास्क दिए थे जिसकी वजह से आपने प्रीलिम्स की तैयारी की थी। तो इसी तरह से डीजीपी 2.0 मेंस होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको 50 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको मेंस के लिए पढ़ने हैं। आपको सभी चीज़ें छोड़ के सबसे पहले ये 50 टॉपिक्स अपने पक्के करने हैं और इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो ये मैं टॉपिक्स आपको बताऊंगा। तो जल्दी जल्दी से जो जो टॉपिक पहले क्लियर हो सकते हैं, कंप्लीट हो सकते हैं, उनको मैं तुरंत के तुरंत बता देता हूँ। जो बड़े डिस्कशन हैं जैसे कि स्ट्रेटजी और ये 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनकी बात वीडियो के बाद में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहले ही क्लियर कर दूँ, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये थोड़ा सा एनालिसिस है जो मैंने किया है। उसके अकॉर्डिंग जनरल की कट ऑफ 110 के आसपास जा सकती है, प्लस माइनस दोनों ही हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर जो आपके 109 नंबर आ रहे हैं तो कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। दूसरा, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। ऐसा हो सकता है कि आपके 105 मार्क्स हो लेकिन वो टफ शिफ्ट हो और वो बढ़ के 109 या 110 हो जाए तो आपका क्लियर हो जाए। तो अब दो बातें होती हैं। अब आप बाउंड्री के अगर आसपास हो, एक तो ये है कि मान लो आपके 120 नंबर आ रहे हैं तो सीधा सीधा आपको पता है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। मेंस की आपको तैयारी करनी ही चाहिए ही, इतना सोचना नहीं चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आए उसके बाद मैं तैयारी करूँ। ऑलरेडी इतना टाइम निकल चुका है, एक महीने से थोड़ा सा ज़्यादा ही बचा है, काफ़ी टाइम वेस्ट भी हो जाता है बीच में पढ़ाई करते करते। तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिनको लगता है वो बॉर्डर में है और फिर भी वेट कर रहे हैं कि प्रीलिम्स क्लियर होगा तब वो स्टार्ट करेंगे, भाई आपका पहले ही बॉर्डर पे है मामला और आप सोच रहे हो कि प्रीलिम्स तक का मैं रिज़ल्ट का वेट करूं, तो मतलब आप टाइम लॉस कर रहे हो। पहले ही आपके नंबर कम है, आपको तो पहले से ही स्टार्ट करनी है तैयारी, ताकि आप ये जो आपके नंबर कम आए हैं इसको आप कवर कर सको मेंस में। कवर आप मेंस में तभी कर पाओगे जब आज से ही पढ़ाई करने के लिए बैठोगे, ज़्यादा नंबर आपके आएंगे तो ये चीज़ कवर होगी। ठीक है। तो आपके नंबर अगर इतने के आसपास हैं, जनरल में 110, ओबीसी में 105, ईडब्ल्यूएस लगभग 100 के आसपास, एससी एसटी 90, इससे थोड़े से कम भी है आपके मार्क्स, तब भी आपको पढ़ाई करने बैठना है। काफ़ी ड्रास्टिक अंतर है, जैसे आपके 90 नंबर आ रहे हैं जनरल के साथ, तो हाँ आपका प्रीलिम्स क्लियर शायद ना हो, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद भी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर मेंस कन्वेंशनल होता
तो आप सोचते कि मैं इसकी तैयारी करूं, एसएससी जेई मेंस की तैयारी करूं या दूसरे किसी एग्ज़ाम की। लेकिन अभी जो आपकी तैयारी है वो बिल्कुल अलाइंड है हर एक एग्ज़ाम के साथ। इवन अगर आप ये गाइडेंस प्रोग्राम फॉलो करोगे या फिर आप अपने आप से भी तैयारी करोगे मेंस के लिए, तो आपको कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो आपकी, अगर आप ईएससी भी करना चाहते हो तो ईएससी की भी तैयारी आपके साथ साथ होती रहेगी। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी। इससे आप इंडिविजुअली पूछने की जगह या फिर इंडिविजुअली आप कमेंट करने की जगह आप यहाँ से देख के मैच कर सकते हो कि आपके कितने चांसेस हैं। और फिर से मैं रिपीट करूँ, आपके चांसेस कितने भी हों तब भी आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेंस की तैयारी में सब कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे। 2 महीने में अगर आपका बेस तैयार हो जाता है तो अल्टीमेटली आपके बाकी के एग्ज़ाम्स में ये आपको हेल्प करेगा। सिर्फ एसएससी जेई मेंस ही नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। और ये बात बिल्कुल आपको कसम खा लेनी है इस चीज़ की कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी जेई का एग्ज़ाम है। जो भी एग्ज़ाम आएगा छोटा बड़ा टेक्निकल से रिलेटेड, एटलीस्ट उसका आपको फॉर्म भरना है और वो एग्ज़ाम देना है। जितने आप एग्ज़ाम देते हो उतना आपका पोटेंशियल जो है, उतना आपका चांसेस बढ़ते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने की। और आप एक बार थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हो, मान लो आपने किसी एग्ज़ाम का प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, तो अगली बारी एटलीस्ट उस एग्ज़ाम का प्रीलिम्स तो आप क्लियर कर लोगे। और दूसरा, बाकी के जो एग्ज़ाम है उनमें भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो आपको सभी एग्ज़ाम के फॉर्म भरने हैं, किसी एक एग्ज़ाम पे स्टिक नहीं रहना है। बुक्स और टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ तो आपका एग्ज़ाम का लेवल लगभग ईएससी से काफ़ी नीचे रहेगा। गेट का तो बात ही नहीं बन, मतलब कोई आसपास ही नहीं है गेट के, तो कि आपका गेट के आसपास होगा। इक्का दुक्का कोई एक नंबर वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, 2 नंबर वाला रिपीट कर दिया, जो कि बहुत ईजी होगा, जो कि आप ईएससी में भी कवर कर लोगे, ईएससी के पीवाईक्यू में भी वो आ सकता है। इसलिए बेवजह गेट के क्वेश्चन करना अभी मतलब फ़ायदे वाली बात नहीं है, समझदारी वाली बात नहीं है। कर सकते हो आप गेट के भी क्वेश्चन अगर आपके पास टाइम बचे। अभी आपको दूसरी ईएससी के भी लेवल से काफ़ी नीचे होगा ये पेपर। लेकिन अगर ईएससी की आप प्रिपरेशन करोगे, ईएससी के पीवाईक्यू के आसपास चीज़ें आप रखोगे, अपना लेवल रखोगे, तो ये पेपर बहुत ईजी लगने वाला है आपको। तो ईजी ईएससी के लेवल का भी नहीं आएगा पेपर, जितना मैं अपने अनुमान से बता पा रहा हूँ। तो आपको वाईसीटी टू फ्रो, वाईसीटी और ईएससी के आसपास आपको रहना है। वाईसीटी के लगभग, वाईसीटी जैसा, मतलब एई, जो स्टेट एई के एग्ज़ाम होते हैं उसके आसपास पेपर आएगा। ईएससी के क्वेश्चंस उठा के डाल सकते हैं सीधा आपके एग्ज़ाम में, ऐसा हो सकता है। ईएससी के लेवल का नहीं आएगा, तो आपको लगभग इसी लेवल की तैयारी करनी है। तो इसके लिए आपको ईएससी की पीवाईक्यूज़ अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ आज ही ऑर्डर कर लो, आज ही ख़रीद लो। ये जो आप इन्वेस्ट करते हो किताबों में, ये वापस आपको बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होके मिलने वाला है। तो इतना मत सोचो कि किताब खरीदने के पैसे नहीं हैं। अगर एसएससी जेई क्लियर हो गया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये जो इक्का दुक्का, ये जो आपकी टाइम की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप सोच रहे हो कि एक किताब के पैसे बचा के फिर आपको वापस से 1 साल लगाना पड़ गया, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको। ठीक है? तो किसी भी तरह से पैसे बचाओ, कैसे भी करो, आपको ख़रीदनी है किताब और उसको फिर कंप्लीट भी करना है। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आईएएस मास्टर की ऑब्जेक्टिव खरीद लो, भले ही आपके पास मेडिजी की किताब भी हो। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, पहले मेरे पास मेडिजी की किताब थी, उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि इसमें उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मैंने आईएएस मास्टर की किताब खरीदी और उसमें मुझे थोड़ा बेटर एक्सप्लेनेशन लगा। बाकी आपकी वाइब अगर मैच होती है मेडिजी की किताब से, उसके एक्सप्लेनेशन से, तो आप उससे भी कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन बाकी आईएएस मास्टर की किताब है, जो कि ऑब्जेक्टिव है। 2 किताबें आएंगी, दोनों को ही आपको मंगानी है। दूसरा, वाईसीटी एई की दोनों किताबें। अब ये जो आप किताब खरीदने जाओगे वाईसीटी एई, अगर आप देखना चाहते हो कि ये खरीदने से पहले की कैसी है, तो इसकी पीडीएफ मैंने अवेलेबल करा दी है। एक बार पीडीएफ से देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन है, कैसी किताब है। आपको अच्छी लगेगी, श्योरिटी से अच्छी लगेगी, ये किताब आपके पास होनी ही चाहिए, तो उसके बाद आप मंगा सकते हो। तो ये जो पीडीएफ आपको है, ये इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, और जो वीडियो का पहला कमेंट है, पिन्ड कमेंट है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। वहाँ पे क्लिक करोगे तो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से ये दोनों किताबें। लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट तो नहीं, लेकिन हाँ, जो अभी अवेलेबल है मार्केट में, वो वाला वर्जन वहाँ पे अवेलेबल है, तो वो आप ले सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आती है टेस्ट सीरीज़ की बात। आपकी चॉइस है, आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ खरीद लो, परचेज़ कर लो। इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसको कंप्लीट कर रहे हो क्या। टेस्ट सीरीज़ आप आईएएस मास्टर की, मेडिजी की, एस, किसी की भी खरीद लो, लेकिन आप उसके
क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट ही नहीं कर रहे हो, उसके सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, हर एक चीज़ अटैम्प्ट करनी होती है। अगर आप वो अटैम्प्ट नहीं कर रहे हो, बस टेस्ट सीरीज़ आपने बहुत अच्छी कोचिंग की खरीद ली, नहीं करी उसको, कोई फ़ायदा नहीं है। इन कंपैरिजन टू कि आप छोटी कोचिंग की किसी की आपने खरीद ली और आपने उसके हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया, ठीक है। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ खरीद लो, लेकिन उसको कंप्लीट करो। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हो अगर आपके पास कोई नहीं है। सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि हर एक एग्ज़ाम के पीवाईक्यू आपको इसके अंदर मिल जाते हैं मॉक टेस्ट की तरह देने के लिए। तो जैसे वाईसीटी एई के अंदर क्वेश्चंस हैं पूरे देश में जो एई के एग्ज़ाम हुए हैं उनके, तो क्वेश्चन वाइज है। लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम का पीवाईक्यू देना है, जैसे एमपीपीएससी एई का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आपको पीवाईक्यू लगाना है, ठीक है, एज अ पेपर, तो आपको टेक्स्ट बुक पर वो मिल जाएगा। अच्छा, इसका प्रो वर्जन ही खरीदना, वहाँ पर ही ये सब अवेलेबल है। दूसरा ये है कि इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा सस्ती है, और अगर और सस्ती आपको करनी है तो ये कोड आप यूज़ कर लोगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कोड इनवैलिड दिखाए अगर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिल जाएगा और आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। बाकी ओवरऑल बहुत सस्ती है, वैसे भी खरीद सकते हो आप इसको। तो बुक मैंने आपको बता दी, ये दोनों किताबें चलेंगी, इन दोनों किताबों से ही करना है। दूसरा, टेस्ट सीरीज़ मैंने आपको बता दी, कट ऑफ मैंने आपको बता दी। बाकी ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपके मार्क्स कितने भी आ रहे हैं, आपको इसकी तैयारी करनी ही है। ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया है, डेली गाइडेंस प्रोग्राम, जिसमें मैं आपको रोज़ टॉपिक दूंगा, रोज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से तो नहीं, है तो ज़्यादा डेप्थ में हो जाएगा। एटलीस्ट ऊपर से मैं चीज़ें बता दूंगा आपको। तो डेली आपका काम, डेली आपको एक टास्क की तरह चीज़ें मिलेंगी, तो आप चीज़ें करते भी रहोगे। तो ये एक तरह से मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। शायद ही कोई ऐसा करे, तो इसको एक गिफ्ट की तरह ही ग्रैब करना और डेली अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना। आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं और उसके बाद सीधा हम वो 50 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो कि मैंने नोट डाउन किए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सभी सब्जेक्ट के मैंने नोट डाउन किए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। तो स्ट्रेटजी क्या रहेगी? पहली बात तो ये है कि अगर आप देखने चलो अभी सिलेबस, सिलेबस तो वही आपको कवर करना है ईएससी वाला। ईएससी के लिए पढ़ने के लिए, ईएससी गेट का सिलेबस कवर करने के लिए, किसी भी ब्रांच का, जैसे सिविल ब्रांच का करने के लिए एटलीस्ट 6 से 8 महीने चाहिए। बिल्कुल रिगरस स्टडी आप करोगे तब जाके कंप्लीट होगा। अब आपके पास 2 महीने हैं और आपको यही सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैंने छाँट छाँट के आपको टॉपिक्स दिए हैं, वो मैं आपको डेली करने के लिए दूंगा। आपको एक दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे। आप अगर जो प्री क्लियर करके आए हो, तो मैं समझता हूँ कि आपको एटलीस्ट टेक्निकल की थोड़ी नॉलेज होगी। आपको अगर कम नॉलेज है तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप खुद से करने चलोगे, कोई कोचिंग करोगे या फिर जो भी आप करोगे, 6 से 8 महीने आपको लगने वाले हैं। अभी मेरा मकसद ये है कि किसी भी तरह आप 2 महीने में आप ये एसएससी जेई मेंस क्लियर कर लो, आपकी किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब लग जाए, आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सको, समाज में कुछ सुधार कर सको, और आपको एक्सपीरियंस आपका गेन होना स्टार्ट हो जाए, आप एक जॉब में चले जाओ, गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, उसके बाद आप इससे बेटर कुछ भी करना चाहो वो आप कर लो। ये आपका मैं 2 महीने में सफ़र पूरा करवाना चाहता हूँ। आपने कभी से स्टार्ट करी होगी अपनी जर्नी, मैं चाहता हूँ कि 2 महीने बाद आप इस मुकाम पर हो कि आप फिर अपने आप चीज़ों को कर सको। क्योंकि आप जब सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे तो एक मेंटल लेवल बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, एक रेस्पेक्ट मिलनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब हर एक चीज़ पॉजिटिव ही होती है। और जब चीज़ें, एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। फिर आप चाहे उसके बाद यूपीएससी की भी तैयारी करो, वो एक अलग बात है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि 2 महीने में आप एटलीस्ट ये मेंस क्लियर कर लो, और उसके बाद फिर चीज़ें अपने हिसाब से करते रहो। आप किसी भी कोचिंग का एक फुल बैच ले लो और उसको 6-8 महीने में कंप्लीट करते रहो अपनी जॉब के साथ, वो आपके ऊपर है। लेकिन 2 महीने में जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उस तरह से चीज़ें करोगे तो एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि पेपर कॉन्सेप्चुअल होगा। जो टाइम दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, कैलकुलेटर भी अलाउड किया हुआ है, उसके हिसाब से जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि पेपर कॉन्सेप्चुअल ही होगा। फैक्ट्स जो पूछे जाएंगे या तो बिल्कुल एब्जर्ड होंगे, जो कि पहले कभी नहीं पूछे गए, किसी एग्ज़ाम के पीवाईक्यू में पूछे गए होंगे तो वो आपने किए होंगे तो आप वैसे बता पाओगे। तो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन उतना मैटर नहीं करेंगे जितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैटर करेंगे, क्योंकि आप फैक्ट्स याद कर लेते हो, वो वापस से सेम आ जाते हैं, तो पेपर की कट ऑफ वैसे भी नीचे चली जाती है, सॉरी हाई हो जाती है, क्योंकि वो सबने याद किए होते हैं। लेकिन जब पेपर कॉन्सेप्चुअल आता है
तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो क्वेश्चन हैं आप हर एक न्यूमेरिकल रट नहीं सकते। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वो नया न्यूमेरिकल जो आएगा वो आप कर पाओगे, या फिर नया जो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल ही होते हैं। आपको वो इतने टफ इसलिए लगते हैं क्योंकि आप जब उसको पढ़ते हो ना तो आपको बोरियत महसूस होती है। बोरियत सिर्फ तब महसूस होती है जब आपको उस स्टेटमेंट के बारे में पता ही नहीं है। और स्टेटमेंट बारे के बारे में पता होना मतलब आपने पूरे चैप्टर को थोरोली बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है। अगर ऐसा है तो वो जो आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको बोरियत नहीं लगेगी उस स्टेटमेंट में। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं ईएससी की तैयारी कर रहा था तो अभी मैंने इंटरव्यू भी दिया है ईएससी 2023 का। तो स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्टिंग करी 2017-18 के बाद 17-18 में, तो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे होते तो नहीं थे, वो तो है ही, लेकिन पढ़ना भी उनको बोरियत लगता था क्योंकि मैंने अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ी ही नहीं थी। पूरा चैप्टर को थोरोली नहीं पढ़ा था, कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा था। तो मुझे बोरियत आती थी उनकी स्टेटमेंट पढ़ने में भी। तो वो बोरियत सिर्फ तब तक आएगी जब तक आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है। अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझ ली, तो वो जो आप स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो आपको और मज़ा आएगा स्टेटमेंट में, और देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये सही है कि गलत है। तो आपको बेसिक्स पे और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, उसके बाद जाके आपको फैक्ट्स पे ध्यान देना है। फैक्ट्स को स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना है, आप पीवाईक्यू के फॉर्म में एक बार देख सकते हो, लेकिन पहली आपको प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, कॉन्सेप्ट को याद करना होगा। आपको ईएससी पीवाईक्यू और वाईसीटी एई के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये क्यों ज़रूरी है? अगर आप ईएससी पीवाईक्यू करने चलोगे 1 घंटे में आप कितने क्वेश्चन कर पाओगे? अगर अच्छे से समझ समझ के भी करोगे तो 10 से 15 क्वेश्चन स्टार्टिंग में, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे अगर आप इनके कॉन्सेप्ट भी देख रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, वाईसीटी ए के जो क्वेश्चन है आप 1 घंटे के अंदर 50+ भी कर सकते हो, 40 से 50 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो वाईसीटी ए के। तो अगर आप सिर्फ ईएससी पीवाईक्यू में उलझे रहोगे, लेवल उतना नहीं आना है, उससे कम ही आना है, तो आप 1 घंटे में 10 से 15 क्वेश्चन कर पाओगे। इतना टाइम नहीं है कि सिर्फ ईएससी पीवाईक्यू ही हम ख़त्म करें। हमारा एम क्या है? दोनों के बीच में बैलेंस रखना। हमारा एम बिल्कुल ये नहीं है कि हम वाईसीटी की एई के सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करें, ईएससी के पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करें, ये एम बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं चैप्टर आपको पढ़ने के लिए दूंगा उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं टाइम बेसिस तरीके से। ज़रूरी नहीं है आप उस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को करो। आपका एम ये रहेगा कि जो आपने चैप्टर पढ़ा है एक बेसिक नॉलेज आपको हो गई है, अब आपको अपने आप को टेस्ट करना है। तो कुछ क्वेश्चन आप ईएससी पीवाईक्यू के करोगे, कुछ क्वेश्चन आप वाईसीटी एई के करोगे। फिर जब मैं वापस से वो चैप्टर दूंगा आपको करने के लिए, तो जो आपने क्वेश्चन करे थे वो जो नहीं हुए थे उनको आपको फिर से करना है और नए आपको क्वेश्चन करने हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी। तो स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ी सी और हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं चैप्टर्स बता देता हूँ जिन पे आपको स्पेशल ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं सोम से। स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट जो चैप्टर है ये आपको करना है। ये बहुत इजी है, बहुत आराम से हो जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बता रहा हूँ, चैप्टर तो आपको सभी करने हैं, कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। कुछ चैप्टर जो बचे हुए हैं उनके आप पीवाईक्यू भी कर लोगे, उनसे भी काम चल जाएगा। लेकिन इनके सिर्फ पीवाईक्यू करने से काम नहीं चलेगा, इनको आपको थोरोली नोट से पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो चैप्टर बताए हैं मैंने, इनको आपको थोरोली पढ़ना है, नोट से पढ़ना है। अगर कोई चीज़ छोड़नी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे आरसीसी में काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि वो आपसे वो डिज़ाइन नहीं करवाएगा, आईएस कोड के प्रोविज़न पूछ लेगा, थोड़ा सा हल्का सा टच कर देगा डिज़ाइन को, लेकिन पूरा डिज़ाइन नहीं कराएगा। तो वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट ये दूसरा चैप्टर, लगभग पहला दूसरा कई बार कंबाइन भी देते हैं कई एग्जाम कई किताबों में। तो ये करना है, ये बहुत ईजी चैप्टर है। एसएफडी वीएमडी लगभग किया होता है, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, बहुत अच्छी वीडियो है। आप एक बार उसको देखोगे तो एसएफडी वीएमडी पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हो। पूरा एसएफडी वीएमडी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, कंप्लीट मतलब आप कर दोगे हर एक क्वेश्चन। तीसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड थ्योरीज ऑफ फेलियर, बहुत अच्छा चैप्टर है और इंटरव्यू में भी सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है और हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे प्री हो या मेन। लेकिन ये टफ़ कैटेगरी में आता है क्योंकि कुछ अलग सी चीज़ें हैं, वैसे टफ़ नहीं है। कुछ नई चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, मोर सर्कल इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, स्ट्रेस एलिमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए थोड़ा सा टफ़ माना जाता है ये चैप्टर, क्योंकि समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है इसको। लेकिन आप जब समझने चलोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम बहुत इजी चैप्टर मैं इसको इसलिए बोलूँगा क्योंकि इसके अंदर जो
टफ भी इसको मान सकते हैं, लेकिन आपके हिसाब से इजी है, क्योंकि जैसे कॉन्जुगेट बीम मेथड हो गया या फिर आपके पास मोमेंट एरिया मेथड हो गया, वो सब कन्वेंशनल के हिसाब से थोड़े टफ हो जाते हैं। लेकिन आपके हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा कोई बीम दे देगा, उसको सोल्व करवा लेगा, तो वो सुपरपोजिशन मेथड से भी आप कर दोगे। इसलिए मैंने इसको इजी कैटेगरी में रखा है। अगर कॉन्जुगेट बीम के मेथड के बारे में आपसे पूछा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेगा कि ये सिंपल बीम है, कॉन्जुगेट बीम इसका क्या बनेगा, या फिर अगर सिंपल बीम में कोई चीज़ स्लोप निकालना है तो कॉन्जुगेट बीम मेथड का वो क्या होगा, शेयर होगा या मोमेंट होगा। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ज़रूरी नहीं आपको वो सोल्व करना आना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट उसके बारे में आपको पढ़ा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको इजी कैटेगरी में रखा है। बेंडिंग एंड शेयर स्ट्रेस, ये थोड़ा मीडियम लेवल का हो जाएगा, कुछ नई चीज़ें इसके अंदर आती हैं लेकिन आगे तक काम आती हैं। ये आपका पूरे सोम में, स्ट्रक्चर में, आरसीसी में भी काम आएगा इसका, तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। और टॉर्जन, ये इजी ही चैप्टर होगा, और इसके अंदर भी टफ चीज़ें होती हैं, लेकिन डायरेक्टली आप जो इसका टी/जे, टो/आर और g θ/l, इस फॉर्मूले पे लगभग सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा फॉर्मूला। और अगर ये कर लोगे तो मतलब काफ़ी इजी ही रहेगा ये। तो ये सब कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं सोम के, तो थोड़ा अब जल्दी जल्दी करते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस में है तो वैसे बहुत सारे और भी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आप सिर्फ PYQ कर लोगे तो काफ़ी रहेगा। जैसे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये कन्वेंशनल के हिसाब से बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं, बहुत पढ़ना जरूरी है। लेकिन SSC JE के मेंस के हिसाब से इस टाइप से चीज़ें पूछ लेंगे कि जैसे यहाँ पे मोमेंट M लगाया तो यहाँ पे कितना मोमेंट जाएगा, ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इसके अंदर MDM को पूरा समझना जरूरी नहीं है, बस आपको एक बारी के लिए ऊपर ऊपर से देखा हो आपने तो वो PYQ से भी आपका काम चल जाएगा। ऐसे ही SDM है, डायरेक्टली SDM की इक्वेशन पूछ लेगा आपको कि इक्वेशन क्या होती है, फिक्स्ड एंड मोमेंट पूछ लेगा अलग अलग कंडीशन में। तो आप PYQ कर लोगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, आपको अलग से नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिटर्मिनेसी एंड डिटर्मिनेसी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ईजी चैप्टर है। ILD थोड़ा सा मीडियम चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, सिर्फ PYQ से काम नहीं चलेगा, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। और ट्रस्ट, ये भी मीडियम सा ही मानूंगा, इसके अंदर PYQ से लगभग PYQ से आपका काम चल जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। स्टील के अंदर कनेक्शन और टेंशन मेंबर लगभग कनेक्टेड से है, इन दोनों को पढ़ लोगे, थोड़ा मीडियम चैप्टर है तो इसको पढ़ना पड़ेगा, बाकी PYQ से लगभग काम आपका इसका चल जाएगा। कंप्रेशन मेंबर थोड़ा सा अलग से कॉन्सेप्चुअली इसको पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो बहुत डेप्थ में है ये चैप्टर, लेकिन आपके उतने काम का नहीं है, कन्वेंशनल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था ये चैप्टर, लेकिन PYQ से लगभग काम चल जाएगा इसमें आपका। और थोड़ा सा आपको नोट्स भी खोल के देखने पड़ सकते हैं। और प्लास्टिक एनालिसिस पूरा कॉन्सेप्चुअल है, सिर्फ PYQ से काम नहीं चलेगा, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही बाकी मैंने चैप्टर के देखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा तो थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप दे सकते हो, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये एनवायरनमेंट है, हाइड्रोलॉजी में ये सब चैप्टर, इरिगेशन में ये सब चैप्टर। फिर से बताऊँ मैं आपको, इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिसके अंदर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें PYQ से आप कवर कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको वहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। ये है आपका RCC, BMC, FM, सोइल। FM में लगभग हर एक चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पूरा का पूरा FM ही कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। RCC में जैसे बेसिक्स ऑफ RCC, इसके अंदर WSM, LSM के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, उसकी एजम्पशन, उसके अंदर जो थोड़े से डेरिवेशन है, डेरिवेशन याद नहीं करने हैं, लेकिन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए, लगभग PYQ से हो जाएगा। बीन्स एंड स्लैब्स को आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर आपको डिज़ाइन तक नहीं पहुँचना है, एटलीस्ट बस पता होना चाहिए कि डिज़ाइन में फोर्स को कंप्रेशन को टेंशन के बराबर कैसे लिखते हैं, मोमेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जैसे 0.36 FCK BXU D - 0.42 XU, ठीक है। इतना इक्वेशन के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है तो मोमेंट आपको निकलवा लेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव होता तो ये आपको पूरा निकलना बड़ा मुश्किल होता, तो इसके अंदर XU लिमिटिंग निकलवा लेंगे, XU निकलवा लेंगे आपसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपसे निकलवा सकते हैं, नंबर ऑफ़ बीम्स आपसे, नंबर ऑफ़ रीइंफोर्समेंट आपसे निकलवा सकते हैं किसी भी केस में, अंडर इन्फोर्स के केस में, बैलेंस के केस में। तो कैलकुलेटर अलाउड है तो ये सब चीज़ें निकलवा सकते हैं, लेकिन बहुत डेप्थ में नहीं जाएगा। जैसे डबली इन्फोर्स का आपसे डिज़ाइन नहीं पूछेगा, बेसिक बेसिक चीज़ें पूछेगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। उसके लिए PYQ से भी चीज़ें चल जाएंगी, बाकी नोट्स में आपको बताऊंगा मैं कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। आगे शेयर बोन टॉर्शन एंड LD, मतलब डेवलपमेंट लेंथ, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपकी नोट से। प्री स्ट्रेस लगभग कॉन्सेप्चुअल है, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। BMC में सीमेंट एंड कंक्रीट, टिम्बर,
ब्रिक्स, लाइम, ये सब भी कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन मेन फोकस आपका सीमेंट और कंक्रीट पे होना चाहिए। बाकी के चैप्टर्स आपके PYQ से कवर हो जाएंगे। उसके बाद सॉइल में प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड परमिलिटी, ये दोनों बेसिक हैं, इजी है लेकिन बेसिक हैं, आगे काम आएंगे। तो ये सबसे पहले करने हैं। कंसोलिडेशन चैप्टर मीडियम सा है। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, अगर आपने प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो ये मीडियम आपको लगेगा, ठीक है, मीडियम या मीडियम प्लस आपको लगेगा। रिटेनिंग वॉल स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, एक बार इसका फॉर्मूला थोड़ा सा समझ लोगे तो अलग अलग कंडीशन में अप्लाई कर पाओगे, इसलिए इसको थोड़ा सा मीडियम मैंने लिखा है। और इसके अंदर सिर्फ एक फॉर्मूला समझने की देरी है आपको कि आपको फॉर्मूला कैसे लगाना है, KA KP क्या होता है, उसके बाद आप सभी क्वेश्चन करने लगोगे इसके। और शैलो फाउंडेशन, ये भी लगभग ईजी टू मीडियम होगा, ठीक है, थोड़े फॉर्मूले समझने हैं, फिर आप अप्लाई कर दोगे हर एक कंडीशन में अलग अलग। एट लास्ट ये है सर्वे और ये ट्रांसपोर्टेशन, जो कि मैंने इन्वॉल्व किए हैं चैप्टर्स आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। अब वापस से स्ट्रेटजी पे आते हैं। अब DGP 2.0 मीन्स है क्या, जिन्होंने प्री का ये प्रोग्राम फॉलो किया है उनको पता है। थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि आपने देखा एक महीना, कुछ 10 दिन बचे हैं, एक महीना मान के चलो, सिलेबस आपके पास इतना सारा है और आपको इसका आइडिया भी नहीं कहाँ से शुरू करना है, क्या शुरू करना है। मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया है, इसके थ्रू भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन आज क्या पढ़ना है, रिवाइज कब करना है, टेस्ट कब देना है, ये सब सवाल आपको आगे परेशान करेंगे। एक दिन आप पढ़ सकते हो, 2 दिन आप पढ़ सकते हो, तीसरे दिन आपको महसूस होने लगेगा कि क्या एक महीने में कंप्लीट हो पाएंगी चीज़ें। तो आपको इतना सब कुछ नहीं सोचना है। ये पूरा अगर सिलेबस है तो मैं टास्क के ज़रिए, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, मैं इस तरह से करके आपको डेली टास्क दूंगा एग्ज़ाम से पहले तक, और आपको बस इस टास्क पे फॉलो करना है, को फोकस करना है। जैसे मैंने आपको 3 चैप्टर या 4 चैप्टर दिए पढ़ने के लिए पहले दिन, तो आपको पूरे सिलेबस को भूल के सिर्फ ये 3 चैप्टर करने हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये चैप्टर आपको नोट से पढ़ने हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप PYQ कंप्लीट कर पाओ। आप PYQ खरीद लेते हो, लेकिन कितनों ने PYQ कंप्लीट की होगी बहुत अच्छे से, बहुत कम ऐसे होते हैं। तो कौन से PYQ करने हैं, कब करने हैं, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, कब तक पूरा होगा, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं आपको बताऊंगा डेली कि आपको क्या पढ़ना है। बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है टेक्निकल, आप वहाँ से असिस्टेंस ले सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मेरे पास भी कम है। अभी मेरा असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू है 26 तारीख को, उसके बाद SDO का मेंस है मेरा 5 तारीख को, ठीक है, और एक और मेरा MPPSC AE का भी इंटरव्यू आ गया है। तो टाइम की लिमिटेशन होने की वजह से मैं आपको टास्क तो दे पाऊँगा, लेकिन टॉपिक समझा पाऊँ, पर्सनली आपको गाइड कर पाऊँ, वो शायद ना कर पाऊँ। टाइम मिलेगा तो मैं कर पाऊँगा। जैसे कल परसों थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो मैंने टेलीग्राम पर चैनल बनाया हुआ है द सिविल बंदा, ठीक है, तो उस पर मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया था दूसरे ग्रुप का। वहाँ पर मैंने डायरेक्टली 1 to 1 चैट की थी आप लोगों से, बातें की थी आप लोगों से, आपके डाउट्स सोल्व करने की मैंने कोशिश की थी। बाकी पर्सनली ना भी कर पाऊँ तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। मैं अगली वीडियो में, जो इसके बाद वाली वीडियो होगी, उसमें आपकी क्वेरी को इन्वॉल्व करने की, रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। हर एक क्वेरी का रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वीडियो 20 से 22 मिनट तक की लगभग होती है मेरी, तो उसमें जितने आंसर दे पाऊँगा उतने ही दे दूँगा। बाकी आपको डेली आपका टास्क मिलता रहेगा, आपको बस हर एक चीज़ को भूल के सिर्फ वो टास्क कंप्लीट करना है, उसमें नोट्स पढ़ने हैं, उसमें PYQ करने हैं, और हफ्ते में लास्ट में मैं आपको एक टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए बोलूँगा, वो आपको टेस्ट अटैम्प्ट करना है। इस तरह से आपको बस हर चीज़ भूल जानी है, बस अपने टास्क को ध्यान में रखना है। और ये टास्क नहीं, आपका लाइफ पर्पस होना चाहिए। अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो आपको डेली मोटिवेशन चाहिए, डेली आपको एंथुजियास्टिक रहना है चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। और वो सी चीज़ें सिर्फ तब हो सकती है जब आपके पास लोड थोड़ा कम हो। लोड कम मतलब आपको पूरे सिलेबस को नहीं सोचना है, सिर्फ ये आपका लाइफ पर्पस है। डेली बस इसको कंप्लीट कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज का आपका टास्क है 20 अक्टूबर फ्राइडे का, ये आपका डे 1 टास्क है। टास्क 1 है सुबह से शाम तक आपको बस इस टास्क को कंप्लीट करना है। ये आप कंप्लीट कर लोगे तो नेक्स्ट डे का आपको टास्क दूंगा मैं आपको करने के लिए। बस आपको ईमानदारी से जो भी मैं आपको काम दूँ वो कंप्लीट करना है। तो आज का आपका टास्क है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड लीनियर मेजरमेंट। इसके अंदर चेन सर्वे के बारे में आप पढ़ोगे, उसके अंदर करेक्शन एरर्स, ये सब आपको पढ़ना है। ये आपको सबसे पहले नोट से पढ़ना है। पहले जो मैं आपको प्री के लिए मैंने आपको तैयारी कराई थी, उसमें मैंने कहा था कि PYQ के अकॉर्डिंग आपको पीछे आना है। इसमें आपको क्या करना है, नोट से चीज़ें को सीखना है, और उसके बाद आपको ESC PYQ और YCT AE
इन दोनों के क्वेश्चन को बैलेंस बना के कंप्लीट करना है। थोड़ा आगे की वीडियोस में आपको बताता चलूँगा मैं आपको किस तरह से बैलेंस बनाना है, लेकिन अभी अपने हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चन ईएससी पीवाईक्यू के वैसे काफ़ी कम होंगे और कुछ क्वेश्चन वाईसीटी ए की करने हैं। पहले आपको चैप्टर को पढ़ना है। दूसरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, इसके अंदर गामा सैचुरेटेड, गामा बल्क, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, इससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, पहले समझने हैं, और उसके बाद फिर ईएससी पीवाईक्यू और वाईसीटी ए। ईएससी पीवाईक्यू क्योंकि बहुत कम होते हैं, लगभग आप कर पाओगे, लेकिन बैलेंस बना के चलना कि जैसे 1 घंटे से ज़्यादा मत देना ईएससी पीवाईक्यू को, 1 घंटा देना वाईसीटी ए को। जितने क्वेश्चन कर पाओ उतने क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं कि पूरा दिन आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल को लगा दिया। 1 घंटा देना काफ़ी है, बाकी टाइम पूरा चैप्टर पढ़ने में लगाना। और तीसरा वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, इसके अंदर एफिशिएंसीज होंगी, इसके अंदर ड्यूटी डेल्टा ऑफ क्रॉप्स होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें आप चैप्टर को पढ़ना और उसके बाद ईएससी पीवाईक्यू और वाईसीटी ए पीवाईक्यू। आगे की वीडियोस में थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव होऊंगा मैं। अभी तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए आज का टास्क आपका ये है, ये आपको कंप्लीट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट आपके इस प्रोग्राम के लिए। इसको कंप्लीट कर लिया तो 100% मेंस में आप बहुत अच्छी लीड लेके आपका सिलेक्शन होगा। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।